ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से स्टडी। और ये हमारा रहने वाला है एमएस वर्ड चैप्टर 1, उसका क्लास नंबर 4th। इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे 3 यूनिट्स थे और बड़े ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे, जिसमें हम लोग इंटरफ़ेस की बात कर लेते हैं। और इंटरफ़ेस के बाद हमने ये सीखा था कि एक डॉक्यूमेंट को जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी स्क्रैच, तो किस तरीके से उसको फ़ॉर्मेट करते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ये भी सीख चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि भई डॉक्यूमेंट बनाने के दौरान हमें किन-किन और एडिटिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या-क्या और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फीचर्स हमें जो है देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक हम सारी बातें कर चुके थे और हमने बताया था कि आज की जो नेक्स्ट क्लास होगी, दैट इज़ यानी आपकी 4th क्लास, आज की जो ये क्लास रहेगी, इसमें हम लोग जो इसके आगे की चीज़ें हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। और देखो, ये जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे फीचर्स आपको लगेंगे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या होता है ना, उसको यूज़ नहीं करते हैं। बट देखिए, एग्ज़ाम के अंदर ना ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डे टू डे लाइफ में बेशक शायद आपको इतना ज़्यादा इसका यूज़ ना हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को पढ़ें। तो आज हमारा 4th चैप्टर रहने वाला है एमएस वर्ड के ऊपर, जिसमें हम लोग पेज लेआउट एंड रेफरेंसेस टैब की बात करने वाले हैं कि एग्ज़ैक्टली ये सारी चीज़ें क्या होती है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं अपने कंटेंट के ऊपर और बीच में सारी सी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकली करके भी समझाई जाएगी, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। 4th आज हमारा क्लास रहेगा पेज लेआउट एंड रेफरेंस के ऊपर। तो देखिए, पेज लेआउट कहने का क्या मतलब होता है कि हमने आपको पहले भी बताया था, पहले वाली क्लास के अंदर, कि जैसे जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो इस तरीके से एक पेज हमारे सामने दिखता है जिसमें हम काम करते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे टैब्स वगैरह सारे बने होते हैं। तो ये जो पेज की लेआउट होती है ना, अब इस पेज में ना बहुत सारे चीज़ें रहती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये साइड में एक हमारा मार्जिन होता है, ऊपर वाले कुछ पोर्शंस खाली होते हैं, इसको क्या कहते हैं, नीचे के पोर्शंस खाली होते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो लेआउट में बेसिकली क्या होता है ना, एक पेज को हम लोग अलग-अलग टुकड़ों में हमने बाँट रखा है और सबको अपना-अपना नाम दे रखा है। जैसे एक हमारा एंटायर बॉडी होता है इस तरीके से, तो हमने सबको नाम दे रखा है कि ये हमारा हेड होगा, ये हमारा क्या होगा, तो आइज़ होगा, ये हमारा माउथ होगा। उसी प्रकार से क्या होता है, तो ये एक पेज हमारा एंटायर पेज है और इसके हमने अलग-अलग कंपोनेंट्स बना रखे हैं और उसको हम कहते हैं लेआउट। और वो सारे कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, तो एक कंप्लीट पेज बनाते हैं। अब देखिए, इसी पेज के कंपोनेंट में 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग हेडर एंड फुटर के नाम से जानते हैं। हेडर एंड फुटर क्या होता है, तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा होगा हेड। हेड जैसे कि हम लोग ह्यूमन बॉडी की भी बात कर लें, तो हेड कहाँ पे होता है? हेड सबसे ऊपर होता है। ठीक उसी प्रकार और फुट की बात कर लेते हैं, तो फुट अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो फुट इस तरीके से नीचे होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग पेज के पर्सपेक्टिव में भी देखें, तो पेज का जो ऊपर का पोर्शन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, तो हेडर कहेंगे और नीचे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, फुटर कहेंगे। अब अभी आपको लग रहा होगा, ठीक है, ये तो बहुत छोटी-सी बात होगी, लेकिन इसका काम क्या है? तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग आपको बताते हैं कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। हेडर क्या होता है, तो हेडर में क्या होता है, तो बेसिकली टॉप ऑफ एवरी पेज, मतलब किसी पेज के सबसे ऊपर जो आपको दिखता है, वो हेडर होता है। एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज को हम क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। अब देखिए, अब बात ये है कि अगर हमें हेडर एंड फुटर लगाना है, ठीक है, अपने पेज के अंदर, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है, हम ये जानने के लिए चलेंगे कहाँ पे, तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें जो है आपके लिए यहाँ पे वर्कआउट करेंगी, ठीक है? तो ये अगर हम लोग आ जाते हैं, ये कल हमने एक छोटा-सा आपको चीज़ें करके दिखाई थी। इसको हम डॉक्यूमेंट तो ख़ैर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फीचर्स जो-जो चीज़ें समझानी होती है, इसलिए हमने आपको ये सारी इसमें जो टेक्स्ट वग़ैरह डाल रखी हैं। तो देखिए, हेडर एंड फुटर का क्या रोल होता है, तो हम अभी तक क्या सीख चुके थे कि ये हमारा एक कंप्लीट पेज है। इस पेज के चारों तरफ अगर आप देखोगे, तो ये एक लाइन बनी हुई है जिसको हम लोगों ने मार्जिन बोला था, और ये जो आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है, इसको हमने क्या बोला था कि ये हमारे बॉर्डर्स होते हैं। बॉर्डर्स हमने इंसर्ट कर रखे थे। तो अभी अगर आप देखेंगे, तो ऊपर ना आपको ये एक चीज़ दिख रही होगी, जो डेमो फाइल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये मैं कितना भी कर लूँगा ना, जैसे देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये डबल टैप में ऑटोमैटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। बट इसको मैं कितना भी टैप कर रहा हूँ ना, तो देखो, ये अलग तरीके से ओपन हो रहा है। अगर ये देखो, यहाँ पे एक लिखा हो ना हेडर, पहले मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, तब आपको शायद बेहतर तरीके से चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी। तो अभी यहाँ से पहले मैं इसको पहले रिमूव करूँगा, ताकि ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे, तो ऊपर का जो एरिया है हमारा, क्या है, पूरी तरीके से खाली है। मैं और इसको पीछे कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, पूरा एरिया अभी हमारा खाली है और नीचे का भी मैं फुटर भी आपके लिए हटा देता हूँ, ताकि चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो अभी अगर आप देखेंगे, तो पेज में एज़ सच ऐसा ऊपर में कुछ भी नहीं है, ऊपर का हमारा जो मार्जिन है वो खाली है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसमें हम ये चाहते हैं ना कि
सेम डॉक्यूमेंट का जो हमारा फॉर्मेट है, वो सारे पेजेज़ पे फ़ॉलो हो। मतलब जब हम ना मान के चलिए किसी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऊपर यहाँ पे हमारा स्कूल का नाम या फिर जो भी हमारे कॉलेज का नाम होगा, वो सारे पेजेज़ पे लिखा होना चाहिए। बीच का ये कंटेंट चेंज होना चाहिए। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हेडर डाल देते हैं। अब हेडर डालते कैसे? तो सिंपल देखिए हेडर होता कहाँ पे आपको ये समझना है। आपसे पूछा क्वेश्चन ऐसे ही जाएगा। तो हेडर होता क्या? तो सबसे पहले देखिए हेडर के लिए हम लोग इंसर्ट टैब में आते हैं और मैंने आपको कहा था कोई भी चीज़ नया इनपुट डालना है, नए फीचर्स को इसमें इंट्रोड्यूस कराना है तो हम इंसर्ट टैब पे आएँगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको हेडर एंड फुटर दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम जैसे ही हेडर पे आते हैं, तो हेडर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलते हैं। तो सिंपल मैं ये वाला टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे डेमो फाइल मान मान लेते हैं डेमो फाइल नेम मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, डेमो फाइल नेम। तो अब जो मैंने ये लिख दिया है तो देखिए अब इससे क्या होगा अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो अब ये एडिटेबल नहीं है, ये मैं इस पे कुछ भी कर रहा हूँ तो एडिट नहीं हो रहा है जब तक कि मैं इस पे डबल टैप करके इसको एज़ अ हेडर एडिट ना करूँ। तो ये हमारा हो गया और अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट कोई भी पेज बनाएँगे तो ये ऑटोमैटिकली ये हेडर जो है ना वो सारे पेजेज़ पे मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए इस पेज पे मैंने हेडर को इंसर्ट किया है और नीचे देखेंगे तो अपने आप इस वाले पेज के ऊपर क्या हो गया है तो हेडर इंसर्ट हो गया है और चलो मैं सामने भी दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे तो ये देखिए जितने जितने नीचे पेजेज़ पे हम आएँगे उतने चलिए यहाँ पे एक हम और पेज को इंसर्ट करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसको चलिए टैप कर देते हैं, इस पेज पे और नीचे आते हैं तो देखिए नीचे एक और पेज जनरेट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ आपको बेहतर क्लैरिटी के लिए। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा एंटर करके और नीचे लेके आएँगे, नए पेज पे आते हैं। देखिए, जैसे ही हम लोग नए पेज पे पहुँचे तो ऑटोमैटिकली ये हेडर क्या हो रहा है, अब सारे पेजेज़ पे आ रहा है। मुझे बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का कुछ एरिया हमें क्या होता है कांस्टेंट रखना होता है, तो हम उसको कहाँ पे डाल देते हैं, हेडर या फुटर के अंदर डालते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हैं, तो हम उसको हेडर या फुटर का जगह देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे आप हमारे नोट्स में देखते होगे कि हर नोट के नीचे जो है ना आपको एक कांस्टेंट कुछ चीज़ें दिखती होगी, मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा नोट्स है, इसी को एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये ऊपर का जो एरिया है ना, ये आप इसको क्या समझ लेंगे हेडर, क्योंकि ये ऊपर का जो हेडिंग है, ये क्या है कांस्टेंट है, बाकी नीचे हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन आप हर पेज के नीचे देखोगे, तो हमने ना ये लगा रखा है, सारे पेजेज़ पे अगर आप देखोगे, तो हर पेजेज़ पे ये आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल और पेज नंबर दिख जाएगा। तो क्या हमने इसको मैनुअली हर पेजेज़ पे लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा है, ठीक है? आप देखोगे हर पेज पे आपको ये दिखेगा तो मैनुअली हमने नहीं लिखा है। इसके लिए हम क्या करते हैं तो फुटर टैब का यूज़ करते हैं कि अगर हमें नीचे कुछ कांस्टेंट चीज़ें ऐड करनी है तो उसको हम कहाँ पे डालते हैं फुटर यानी कि फुट में यानी कि नीचे बॉटम साइड पे। तो जैसे हमें अगर टॉप पे कुछ डालना था हेडिंग के लिए तो हमने यहाँ पे हेडर टैब का यूज़ किया था, तो हम लोग फुटर का यूज़ करते हैं। फुटर के लिए भी तरीका क्या होता है बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे कि हम लोग हेडर इंसर्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आएँगे। तो जैसे हमने हेडर इंसर्ट किया था, तो देखिए हेडर अभी क्या हो गया सब सारे उस पे आ रहा है, नीचे अभी फुटर में कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो सिंपल हम लोग इंसर्ट टैब पे आएँगे और वापस से यहाँ पे देखेंगे तो एक फुटर का ऑप्शन है। फुटर में भी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं, तो यहाँ आप जो भी सेलेक्ट करना चाहो उसको आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे जो भी इंसर्ट करना होगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूँगा। आप चाहो तो पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हो या फिर जो भी चीज़ आप चाहो आप यहाँ से देख सकते हो, आप पेज नंबर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, हेडर के अंदर, फुटर के अंदर। तो अब देखिए ये जो डेट है ना, मैंने एक पेज पे बस लिखा है और देखेंगे तो नीचे मैं स्लाइड करके दिखाता हूँ, ऑटोमैटिकली ये सारे पेजेज़ पे आ रहा होगा। तो कोई भी चीज़ अगर हमें कांस्टेंट सारे पेजेज़ पे चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसको या तो हेडर में या फिर फुटर में डालते हैं। अब डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ें हैं, कैसी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको हेडर में डालें या फिर फुटर में के अंदर डालें। तो इस तरीके से हम लोग हेडर और फुटर डालते हैं ताकि हमारा जो ये पेज होता है पूरा प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड भी दिखता है और जो भी कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बार-बार इनपुट के माध्यम से डालनी नहीं पड़ती है। जैसे कि आपको हमारे इस नोट्स के अंदर भी दिख रहा होगा कि हमने क्या करा हुआ है, तो एक बार हेडर डाला हुआ है और ऑटोमैटिकली क्या है तो बाकी सारे पेजेज़ पे वो यहाँ पे लग जाता है। फुटर हमने डाला हुआ है तो ऑटोमैटिकली लग जाता है। अब हेडर और फुटर का कांसेप्ट हमने समझ लिया कि पेज के नीचे जो एरिया कंस्टेंट होता है वो फुटर होता है और ऊपर वाला एरिया हेडर होता है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ होती है पेज नंबर। जब हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर पेज नंबर भी हमें असाइन करना होता है। तो पेज नंबर असाइन करने के लिए क्या है देखिए हालाँकि पेज नंबर ना आप अपने हिसाब से आप पेज के कहीं भी
आप बॉटम के अंदर, पेज के मार्जिन्स के अंदर या फिर आप कहीं भी जहाँ पे चाहें ना, आप अपने हिसाब से उसकी पोज़ीशनिंग सेट कर सकते हैं और पेज नंबर को ऑटोमैटिकली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम करते क्या हैं, तो इंसर्ट टैब में अगेन जाते हैं और पेज नंबर को सेलेक्ट करते हैं, तो पेज नंबर हमारा इंसर्ट हो जाता है, जैसे कि अभी हमने किया भी था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि पेज नंबर हम कैसे इंसर्ट करते हैं और यहाँ भी देखिए क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं ना, आपके काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको लगेगा कि सर यहाँ तो हम लोग चाहते तो इस पेज नंबर को क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ चलो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। तो हम लोग मैनुअली लिख सकते थे, कर सकते थे। लेकिन ये चलिए 2-4 पेज की बात है तो हम लोग इसको मैनुअली लिख देंगे। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 4 पेजेज़ हैं। लेकिन अगर आप 100 पेज का बना रहे हो, 200 पेज की आपकी पीडीएफ है तो आप मैनुअली थोड़ी लिखोगे। तो वैसे में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं मुझे नीचे बॉटम में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे जहाँ पे मुझे करना है, मान लीजिए सेंटर पे डालना है, तो मैं यहाँ पे कर्सर अपना लेके आ गया और मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, पेज नंबर वाले टैब पे आऊँगा। पेज नंबर में क्या कर दूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज के मार्जिन्स पे आपको डालना है, कहाँ पे एग्ज़ैक्टली आपको पेज नंबर लिखना है या फिर करंट पोज़ीशन। तो हम करंट पोज़ीशन जैसे ही कर देंगे, तो करंट पोज़ीशन पे आने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई किस तरीके से लिखना है, तो अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया तो पेज 1 इस तरीके से लिख के आ रहा है और मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो देखिए पेज 1 सिर्फ़ मैंने यहाँ पे सेट किया, ऑटोमैटिकली नीचे जो है ये पेज 2 ले लेगा। इसके नीचे आएँगे तो ये पेज 3 ले लेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पेज काउंट जो है चलता है और पेज काउंट को हम लोग सेटअप करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कांसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो पेज काउंट है किस तरीके से लगाते हैं और कैसे हम इसको ऑटोमेट करते हैं। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट फीचर के ऊपर आते हैं, तो हमने पेज नंबर देखा, वो हेडर देखा, फुटर देखा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जहाँ भी जिस एरिया पे चाहें करंट पोज़ीशन पे, बॉटम पे, टॉप पे या फिर जहाँ लगाना चाहें हम इसको सिंपल प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? और हेडर फुटर के अंदर हम जो भी चीज़ें चाहें, चाहे कोई इमेज हो या फिर कोई टेक्स्ट हो या फिर डेट एंड टाइम हो, कुछ भी चीज़ अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फीचर अगर हम लोग पेज में बात कर लेते हैं, तो पेज ब्रेक का एक और सेक्शन ब्रेक का फीचर होता है। अब ये क्या होता है? देखिए ब्रेक का मतलब होता है सिंपल तोड़ना, ठीक है? सिंपल हम कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ना होता है तो कहते हैं ब्रेक। तो पेज ब्रेक का सिंपल मतलब होगा पेज को तोड़ना और सेक्शन ब्रेक का मतलब सेक्शन को तोड़ना, ठीक है? अब पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में फ़र्क कुछ नहीं है, बस ये है कि पेज ब्रेक में क्या होता है कि हम एक नए पेज पे जंप कर जाते हैं और सेक्शन ब्रेक में क्या होता है कि हम उसी सेम पेज में भी हो सकता है कि उस सेक्शन को छोड़ के जैसे हमारा मान लीजिए इस तरीके से ये कंप्लीट सेक्शन था, ठीक है? इसमें 1, 2, 3 ऐसे चीज़ें लिखी हुई थी। तो हमने इस पेज को यहाँ से तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा कि अब इन दोनों पेजेज़ के बीच में ये गैप आ जाएगा और ये बीच में चाहें तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हालाँकि हम लोग करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का क्या फ़र्क होता है? चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चल लेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है? तो हालाँकि मैं नीचे वाले पहले जो पेजेज़ हैं उसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है? तो चलिए अभी के लिए हमने क्या कर दिया है, जो हमारे पास पेजेज़ थे एक्स्ट्रा उसको हमने हटा दिया। अभी आप देखेंगे तो सिर्फ़ 2 पेज है। 2 पेजेज़ आपको दिख रहे होंगे, इसके अलावा कोई और दूसरा पेज है नहीं। आपको मैं 2 डिफरेंट व्यू में भी दिखाना चाहूँ, तो चलिए देख सकते हैं, सिर्फ़ 2 ही पेज है। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, हमें पेज ब्रेक करने का ज़रूरत है। तो पेज ब्रेक का फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। पेज ब्रेक में क्या होता है कि अगर हमें चाहिए कि मान के चलिए कि हमने इतनी चीज़ें लिखी हैं, 10 हमने पॉइंट्स इसमें लिख दिए हैं। लेकिन मुझे चाहिए ना कि मैं 5 पे जैसे आया, फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, 5 के नीचे ना मुझे एक फ़ोटो लगानी थी और ये 6 से 10 वाली जो चीज़ें हैं, इसको मुझे अगले पेज पे लेके जाना है। तो एक तो तरीका है कि हम इसको एंटर करते-करते ऐसे बार-बार लेके जाएँ और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि मुझे चाहिए कि नहीं ये वाला जो कंटेंट है ये तो मेरा रिटेन्ड रहे, बट नीचे के कंटेंट कहाँ चले जाए? अगले पेज पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपल क्या कर दूँगा, तो मैं यहाँ से आके क्या इंसर्ट कर दूँगा, पेज ब्रेक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक करूँगा देखिए, नीचे जहाँ से मैंने 5th तक किया था ये रिटेन्ड हो गया, नीचे स्पेस खाली हो गया और ऑटोमैटिकली ये पेज ब्रेक होके जो है ये अपने आप अगले पेज पे चला गया। तो ये पेज ब्रेक का फ़ायदा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो भी कंटेंट होता है, अगर हमें उसको दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है या फिर दूसरे पेज वाले कंटेंट को ऊपर लेके आना है, तो हम सिंपली इसका करते हैं। सेक्शन ब्रेक में भी सेम होता है कि हम सेम पेज के अंदर क्या होता है, अगर हम सेक्शन ब्रेक लगाते हैं, तो उस सेक्शन के बीच में गैप आ जाता है और उस बीच में हम चाहें तो कुछ भी इंसर्ट दूसरी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पेज ब्रेक वगैरह को लगाते हैं। ठीक है? तो बेसिकली जहाँ से हमें पेज को तोड़ना है, जहाँ से हमें अगले पेज पे जंप करना है, हम वहाँ पे पेज ब्रेक को इंसर्ट कर देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर के ऊपर चलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है।
तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो पेज ब्रेक हम समझ चुके हैं, सेक्शन ब्रेक समझ चुके हैं कि भाई किस तरीके से वर्क करता है और उसमें बेसिकली काम क्या होता है। तो जहाँ पे हम कर्सर रख के उसको ब्रेक कर देंगे तो सारा कंटेंट अपने आप क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, कंट्रोल के साथ इंटर का बटन हम प्रेस करते हैं मोस्ट कॉमनली तो हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। ठीक है? हालाँकि हमने आपको टूल्स के माध्यम से बताया है कि भाई इंसर्ट टैब में जाके करेंगे, वो इसीलिए बताया है क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं ऐसा सवाल कि भाई किस टैब के अंदर जाके हम पेज ब्रेक करते हैं, तो इंसर्ट वाले टैब के अंदर करते हैं। ठीक है? हालाँकि शॉर्टकट कीज़ भी पूछा जा सकता है, तो कंट्रोल के साथ, एंटर के साथ हम प्रेस करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है? चलिए ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब एक चीज़ आती है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है कि किसी भी कई बार देखते होंगे कि डॉक्यूमेंट होता है, जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट कोई कॉपी ना कर ले, तो हम उसके पीछे क्या करते हैं ना, जैसे आपके वो स्क्रीन के ऊपर भी ना अभी आपको एक घर से स्टडी का एक बहुत ही लो ओपेसिटी में आपको एक टेक्स्ट दिख रहा होगा। वो इसीलिए होता है ताकि कोई उसको कॉपी ना कर ले क्योंकि कोई कॉपी करेगा तो उसको क्या होगा कि वो चीज़ें बैकग्राउंड में नज़र आती रहेगी कॉन्स्टेंटली। तो वाटरमार्क क्या होता है, एक लो विजिबिलिटी का एक तरीके का समझ लीजिए एक स्टैम्प काइंड ऑफ होता है जो आपकी ऑथेंटिसिटी जो होती है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है। अब वाटरमार्क को हम कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, तो ये कौन मतलब कुछ-कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड वाटरमार्क मिलते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको इंसर्ट करने के लिए सिंपल हम डिज़ाइन टैब के ऊपर जाते हैं, उसके बाद पेज बैकग्राउंड में जाके हम वाटरमार्क को लगाते हैं। अब वाटरमार्क अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं, या तो हम टेक्स्ट के फॉर्म में भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है? तो जैसे देखिए, ये हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट है। मैं चाहता हूँ ना कि देखो अभी बैकग्राउंड देखो, तो इसमें कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि अगर मान के चल लीजिए कि ये मेरी पीडीएफ है, ठीक है? मेरी रिसर्च है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा तो कोई भी इसको कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो इसके लिए हम ऐसा चाहेंगे कि भाई कोई भी इसको ओपन करे ना तो उसको दिखे कि ये मैंने बनाया है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि वाटरमार्क लगाते हैं। तो सिंपल वाटरमार्क कहाँ पे होता है? डिज़ाइन टैब में आएँगे तो वाटरमार्क का ऑप्शन आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ना 3-4 आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड मिलता है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल डू नॉट कॉपी इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। लेकिन ये तो चलिए, अगर आपको मन है तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये क्या होगा, ये बैकग्राउंड के अंदर आप देखेंगे तो ये हल्के लेटर के अंदर ये अब ये चेंज भी नहीं होगा। मैं इस पे अगर टैप करूँगा, कितना भी टैप करूँगा, तो देखिए मेरे टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो रहा है, बट ये कॉन्फिडेंशियल को मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड में जाके सेट हो जाता है। वो जो आपकी लेयर होती है, सबसे पहली लेयर पे, सबसे पिछली लेयर पे जाके चिपक गया है। इस वजह से हम इसको हटा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें अपना अपना खुद का वाटरमार्क लगाना है तो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं और कस्टम वाटरमार्क चूज़ करते हैं। अब कस्टम में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहते हैं तो कोई सिंपल कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हम क्या कर लें, तो यहाँ से हम कोई भी अगर हमें वाटरमार्क नहीं लगाना है तो सिंपल हम यहाँ से वापस आ जाएँगे और यहाँ से हम जो भी हमें सेलेक्ट करना है, नहीं करना है, उस तरीके से सेलेक्ट करके सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है? तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपना वाटरमार्क वगैरह जो है लगा पाएँगे काफ़ी आसानी के साथ। ठीक है? और यहाँ से आप चाहिए तो जो प्री डिफाइंड आपके लिए मिले हुए हैं, इसको आप सिंपल आप यूज़ करके अपनी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे बेसिकली प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे? पायरेसी से। ठीक है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे अलग-अलग तरीके के आपको सेट्स मिलते हैं, जिसमें आप चाहें तो जो भी आपके काम का हो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मान के चल लीजिए, क्योंकि ये कोई कॉन्फिडेंशियल मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, या फिर मैं डू नॉट कॉपी में लगा के छोड़ देता हूँ कि भाई कोई भी इसको कॉपी ना करे। ये मेरा अपना डॉक्यूमेंट है, मेरा अपना काम है, तो मैंने लगा दिया, तो ये हमारा वाटरमार्क हो गया। तो वाटरमार्क कैसे लगाते हैं? तो डिज़ाइन टैब के अंदर सिंपल आते हैं और वाटरमार्क आपका इधर अ, या आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, तो आपका इमेज फॉर्म में भी हो सकता है। और ये काम क्या करता है, तो बेसिकली आपकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करता है और आपकी जो कंटेंट होती है, इसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है? तो वाटरमार्क हम समझ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं जब हम किसी रिपोर्ट को बना रहे होते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं या कोई भी हमें कोई समरी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, कोई बुक वगैरह लिखते हैं हम, तो इसकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। और आप लोगों ने देखा होगा आपके हर बुक के पहले एक टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने कभी सोचा है कि क्या कोई उसको मैनुअली बैठ के बना रहा है? हम उसको कैसे बना रहा है? जैसे मान के चल लीजिए, तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, बेसिकली ये एक तरीके का ऑटो जनरेटेड यहाँ पे टूल होता है, किसके अंदर? एमएस वर्ड के अंदर। अब ये ऑटो जनरेटेड का आप चाहो इसको मैनुअली भी बना सकते हो, बट अगर आप मैनुअली ही कर रहे हो तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी की फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं।
तो हम क्या करते हैं कि हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है ना उसको ऑटोमेटिक तरीके से कैसे बनाते हैं यूजिंग एमएस वर्ड उसको भी सीखते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट पहले होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब हम बुक ओपन करते हैं तो यहाँ पे चीजें लिखी होती है कि भाई ये हमारा चैप्टर 1 है, इसके अंदर हम नाउन पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 2 है, इसके अंदर हमने प्रोनाउन पढ़ना है, इसके अंदर हमारा एडजेक्टिव पढ़ना है, इसके अंदर हमने वर्ब पढ़ना है, इसके अंदर हमने प्रीपोजिशन पढ़ना है। इस तरीके से चीजें लिखी होती है, तो यही हमारा क्या होता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो क्या हम इसको मैनुअली एक-एक करके बनाएँगे, सबके पेज नंबर को लिखेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तरीका क्या होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि रेफरेंस टैब में हम चले जाएँ। चलिए, चले ही जाते हैं। अगर जाने की बात हुई है, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं बना के कि सही में बन पाता है, नहीं बन पाता है। ठीक है? मानिए हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है? ये जो अभी-अभी हम लोग जिस पे काम कर रहे थे, ये हमारा मान लीजिए एक यहाँ पे छोटा-मोटा रिसर्च काइंड ऑफ है। तो हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे ना, तो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। क्या-क्या रिक्वायर्ड होती हैं? तो एक तो आपका कंटेंट जो आपने लिखा है वो तो रहेगा ही और हर कंटेंट के ऊपर ना मेक श्योर कि आपका हेडिंग होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि आप देखोगे इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो ये एक हेडिंग होता है। तो अगर हेडिंग आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना पाएँगे। तो हेडिंग डिफाइन करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, हेडिंग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा-सा इंटरप्शन हो सकता है शायद। ओके, हाँ, तो अभी देखिए, अब जैसे मुझे पता है कि ये सारी जो है मेरी क्या है हेडिंग है, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड। तो जैसे देखिए, आप देखोगे इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है और इसके अंदर ये सारे कंटेंट लिखे हुए हैं। तो जितनी भी हेडिंग होती है बेसिकली, हालाँकि हमने सेलेक्ट कर रखा है लेकिन मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जो भी हेडिंग होती है और सिंपल अगर आप जैसे मैंने इसको एक को सेलेक्ट किया और मुझे सारे हेडिंग्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल का जो बटन है उसको प्रेस करके रखूँगा और साथ में आप देखिए ये सारे ऑटोमैटिक यहाँ पे सेलेक्ट होते जाएँगे। कंट्रोल बटन मुझे छोड़ना नहीं है। इस तरीके से जितने भी हेडिंग्स हैं हमारे, उसको हम क्या कर लेंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे टेबल ऑफ कंटेंट तो इन्हीं का बनाना है ना, कि भाई कौन किस पेज पे है। तो चलिए हमने क्या कर लिया सारे सेटिंग इसको यहाँ पे जो भी हमारी हेडिंग्स थी उसको सेलेक्ट कर लिया और अब हम कंट्रोल बटन को छोड़ सकते हैं। और अब इसको छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं तो यहाँ पे सिंपल रेफरेंस टैब में आएँगे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे आना है और आपको लेवल 1, लेवल 2 जो भी आप देना चाहें, हालाँकि अगर आप हेडिंग की बात करते हैं तो आप हमेशा लेवल 1 देते हैं ताकि वो बाकी टेक्स्ट से वो है क्या आपको बड़ा दिखेगा। तो हमने इसको लेवल 1 पे सेट कर दिया। ठीक है? तो ये हमारा काम हो गया। अब देखिए अब मुझे चाहिए क्या कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट मुझे कहाँ पे चाहिए? तो मैं चाहता हूँ ना कि इसके ऊपर चाहिए। ये जो हमारा ऑब्वियसली इसके ऊपर वाला जो एरिया होगा इस पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। तो वहाँ पे जहाँ पे मुझे चाहिए मैं कर्सर लेके आऊँगा और अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे अपडेट टेबल करेंगे। ठीक है? ओके, यहाँ से अभी अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, हमने टेम्पलेट अभी सेलेक्ट नहीं किया है, तो सिंपल हम क्या करेंगे तो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट में हमने क्या कर दिया, तो सबसे पहले टेक्स्ट को यहाँ पे लेवल 1 पे सेट कर दिया। अब हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे टेम्पलेट मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने चूज़ किया तो देखिए ऑटोमैटिकली ये टेबल ऑफ कंटेंट इसने बना दिया कि भाई साहब हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये पेज नंबर 1 पे है, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी भी हमारा पेज नंबर 1 पे है। यहाँ पे रेशनल ऑफ स्टडी भी जो है आपका 1 पे है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम 2 पे है, ऑपरेशनल डेफिनिशन जो है आपका 2 पे है, इस तरीके से हाइपोथेसिस जो है वो 3 पे है। तो देख सकते हैं कि ऑटोमैटिक तरीके से इसने कर दिया, इसमें अगर आप चाहें तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह आपको करने हैं, तो इसको आप यहाँ पे आराम से कर पाते हैं, ठीक है? और आप यहाँ इस चाहेंगे तो इसकी जो भी कंटेंट वगैरह रहेगी या फिर जो भी इसकी टेम्पलेट होगी, आप इसको चाहे तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप सिंपली यहाँ से जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे विदिन फ्यू सेकंड्स इसने अपने आप ही क्या कर दिया तो सारे यहाँ पे जो भी हमारे पास पेजेस थे, हमें काउंट भी नहीं करने पड़े कि कौन-सा हमारा टॉपिक किस पेज के ऊपर है। इसने पेज नंबर के साथ, टॉपिक के साथ ऑटोमैटिकली क्या कर दिया तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर दिया। तो ये फ़ायदा होता है हमारा किससे? ऑटोमेशन के कारण। आई होप कि आपको ये कांसेप्ट समझ में आया होगा कि भई किस तरीके से हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को एमएस वर्ड के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता कहाँ पे है? तो बेसिकली आपके रेफरेंस टैब के अंदर होता है। ये आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा फीचर है इसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फीचर है वो है आपका यहाँ पे फुटनोट्स एंड एंडनोट्स। फुटनोट एंड एंडनोट कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको शायद डे टू डे लाइफ में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बट हमें समझना ज़रूर है कि फुटनोट क्या होता है और एंडनोट क्या होता है। तो पहले मैं आपको बेसिक में दोनों में फ़र्क बताता हूँ। तो देखिए, जो आपका फुटनोट होता है ना, वो हर पेज के बॉटम में होता है, ठीक है? आप इस बात को याद रखिएगा। हर पेज मान लीजिए आपका 10 पेज है ना, 10 पेज का डॉक्यूमेंट है तो हम वो 10 के 10 पेज पे अलग-अलग फुटनोट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एंड नोट होगा, वो आपका जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा मतलब जो आपका 10th पेज होगा, उसके बिल्कुल एंड में आपका वो सिर्फ़ एक बार आएगा, वो हर पेज पे नहीं आएगा। तो ये बात समझ लीजिए आप कि फुटनोट हम सारे पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं, बट एंड नोट क्या होता है, वो बिल्कुल आपके एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आएगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है?
दोनों को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। शॉर्टकट की तो आपको ख़ैर याद होना ही चाहिए। लेकिन हम लोग जो है बेसिकली कैसे सीखेंगे, तो फीचर्स वाइज़ सीखेंगे, टूल्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं कि भाई साहब ये कौन से आपके टूल्स में पाया जाता है या फिर कौन से टैब में पाया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग फुटनोट्स एंड एंड नोट में आपको फ़र्क समझ में आ गया कि फुटनोट आपके एक ही पेज में एक ही पेज के जो एंड होता है, वहाँ पे देखने मिलता है और एंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट पे एंड पे देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग थोड़ा-सा इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से। इसके लिए हम लोग चल लेते हैं एक बार हमारे ऑफ़िस के सॉफ्टवेयर पे और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो चलिए इस डॉक्यूमेंट को हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। ओके? अब इसमें हम मान लीजिए कि हमें क्या करना है? जैसे फुटनोट का काम क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं। हमने आपको बताया कि फुटनोट क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमें चाहिए होता है ना कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो इसके बारे में ना थोड़ी बहुत और जानकारी होती है जो हमें लिखनी होती है या फिर हम कई बार कुछ एब्रिविएशंस लिख देते हैं और उसका फुल फॉर्म जो होता है वो हम नीचे लिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे हम लोग लिख देते हैं लाइक मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ ए, ठीक है? और मैं नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके मैं यहीं पे एक अलग से ए लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्या लिखता हूँ तो मान के चल लीजिए इसको पी लिखता हूँ, ठीक है? अब ए और पी तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मुझे बताना है कि ये ए और पी जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? तो हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं ना कि इस वाले पेज पे जो मैंने यूज़ किया है, तो हम लोगों को ये बता पाएँ कि ए और पी का मतलब क्या है? अब इस पूरे एंटायर पेज में मैं ए की जगह पे ए और पी की जगह पे पी यूज़ तो मैं कर लूँगा, लेकिन लोग तो समझ ही नहीं पाएँगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे बेसिकली जो नोट्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। इसके लिए हम कहाँ पे आएँगे? रेफरेंस टैब पे आएँगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये आपके हर पेजेज़ पे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो आपका एंड नोट होता है, वो आपके एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आएगा। तो अगर मुझे चाहिए कि ये वाला डॉक्यूमेंट के पेज के नीचे मुझे दिखे, इस पेज के ऊपर क्योंकि मैंने ए और पी लिखाया है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा इंसर्ट कर दूँगा फुटनोट। अब फुटनोट में मुझे यहाँ पे देखो आप नीचे देखोगे तो मैं ज़ूम करता हूँ, तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ रहा है। देखो आप ये फर्स्ट फुटनोट आपको लिखने के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगा कि ए जो मैंने लिखा है, तो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एब्सेंट, ठीक है? ए का मतलब है एब्सेंट। और अब मैं क्या कर दूँगा, अब मैं दूसरा यहाँ पे क्या करूँगा तो यहाँ पे अगर मुझे इंसर्ट करना है तो चलिए देखिए। तो देखिए ए के सामने ना यहाँ पे एक जैसा लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि ये फुटनोट नंबर 1 है मतलब मैंने यहाँ पे कुछ फुटनोट लगाया है और इसी नंबर पे आप देखोगे तो ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को कौन दिखा रहा है? तो 1 दिखा रहा है यहाँ पे ए को और ए का मतलब है एब्सेंट। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं कोई दूसरा फुटनोट भी लगाऊँ जैसे कि आप देखोगे तो पी के लिए मुझे लगाना है। कि भाई पी क्या है? तो पी पे भी हम आके अगर यहाँ पे फुटनोट ऐड करेंगे तो देखिए ऑटोमैटिकली ये दूसरा हो गया क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा एब्सेंट है तो ऑटोमैटिकली इसने क्या कर लिया तो ये दूसरा फुटनोट हो गया। हम यहाँ पे दिखा देंगे कि पी का मतलब क्या होता है? तो प्रेज़ेंट। ठीक है? चलिए प्रेज़ेंट। तो अब ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे फुटनोट हमने सेट कर दिया। तो अब जो हमने फुटनोट सेट किया है, इसको देखते हैं कि क्या ये दूसरे पेज पे भी आया है क्या? तो क्योंकि फुटनोट के लिए मैंने आपको बताया कि उस सेम पेज के ऊपर आपको दिखता है। आप देख लीजिए हमने 2 फुटनोट ऐड किया, दोनों फुटनोट आपको दिख रहा है। लेकिन जब नीचे आएँगे तो देखेंगे इस पेज पे ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो फुटनोट हमने ऐड किया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पेज पे यूज़ हुआ है? तो ये हमारे किस पे यूज़ हुआ है? फर्स्ट पेज पे यूज़ हुआ है। इसीलिए सिर्फ़ आपको यहाँ पे इस पेज के एंड में दिख रहा है। लेकिन यहीं पे फ़र्क होता है किसमें अगर हम एंड नोट को यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड नोट मतलब मान लीजिए कि अगर हम मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे यूज़ ना करके कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है? तो मैं उसको क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे वैसे दिखाना चाहता हूँ कि भई पूरे डॉक्यूमेंट में जो मैंने ये एब्रिविएशन यूज़ किया है, वो किसको दिखा रहा था। तो हम क्या करते हैं कि उसको एंड नोट में यूज़ करते हैं और एंड नोट कहाँ होता है कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट एंड होगा, डज़न्ट मैटर कि वहाँ पे स्पेस खाली है, नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा-सा बैक कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा पीछे लेके आते हैं ताकि आपको हाँ, ठीक है। ओके, देखिए तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो पेज यहाँ पे सेकंड नंबर पेज के ऊपर ये ना नीचे आपको स्पेस खाली दिख रहा होगा, ठीक है? और इसके अलावा एक और पेज है। तो चलिए हम लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं तो एंड नोट को ऐड करते हैं। तो एंड नोट को अगर हम ऐड करना है तो सिंपल एंड नोट पे यहाँ पे आते हैं और एंड नोट को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाले पेज के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा लिखने का, क्योंकि एंड नोट कहाँ पे आएगा? डॉक्यूमेंट के एंड में। और देखिए हमारा डॉक्यूमेंट एंड कहाँ पे हो रहा था? तो यहाँ पे। क्योंकि इसके ऊपर हमने स्पेसेस वगैरह ऑलरेडी लगा रखे हैं। जैसे देखिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। पहले तो यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं, ओके। तो देखिए, जहाँ पे ये एंड हो रहा होगा हम आएँगे तो ऑटोमैटिकली देखिए यहाँ पे हमारा ये एंड हो रहा था तो अपने ये इसने एक लाइन बना दिया और अब मुझे मान के चल लीजिए कि दिखाना है कि के का मतलब चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जैसे कि
यहाँ पे मान लीजिए के और मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर देता हूँ एन। ठीक है? और अब मुझे बताना है कि ये जो के है वो क्या है? तो के के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा तो यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा एक एंड नोट और एंड नोट जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो अब यहाँ पे देखिए आपको छोटा-सा एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा और देखिए डिनोशन में फ़र्क होता है। एंड नोट जो होता है ना वो इस तरीके से आपको ये रोमन में और इस तरीके से साइन में दिखाया जाता है क्योंकि ताकि आपको पता चल पाए कि कौन-सा फुटनोट है क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक ही पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, तो एक पेज में आपका फुटनोट और एंड नोट अगर आप दोनों डालोगे तो क्या हो जाएगा कि वो क्लैश हो जाएगा। इसलिए दोनों को अलग-अलग एब्रिविएशन में दिखाया जाता है। तो अगर हमने ऑलरेडी जो है नंबर बुलेट यूज़ कर लिया था तो यहाँ पे रोमन बुलेट ऑटोमैटिकली आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा कि जो के है, के फॉर क्या होता है तो केवीएस। के फॉर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया तो केवीएस लिख दिया। और इसी प्रकार से हमने एन को क्या डिफाइन किया है तो वो भी हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से वापस आएँगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है ये रोमन में दिखा रहा है। तो ये 1 का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है तो फुटनोट है और ये 1 का मतलब है कि ये एंड नोट है। ये अलग-अलग दिखा रहा है। अब एन पे आएँगे फिर से यहाँ पे एंड नोट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो एन पे आके हम क्या कर देंगे तो बता देंगे कि ये हमारा क्या है तो एनवीएस है। तो अब अगर आप हम इसको देखना चाहें तो ये आपको और किसी पेज पे नहीं दिखेगा क्योंकि क्या है ये एंड नोट है। तो एंड नोट आपको ये जो जहाँ पे पेज एंड हो रहा है वहीं पे दिखेगा। हम चलिए पहले पेज पे चलते हैं। तो पहले पेज पे आपको ये सिर्फ फुटनोट दिख रहा है। एंड नोट आपका केवीएस एनवीएस वाला दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एंड नोट कहाँ दिखता है? आपके पेज के अंत में दिखता है। आई होप कि आपको यहाँ पे जो आपका एंड नोट और जो आपका फुटनोट का कांसेप्ट होता है, ये समझ में आया होगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको लग सकता है बट एक आधा बार अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएगी और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे-पूरे संभावना है। तो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? अब हम लोग कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज़ बुकमार्क। बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस ये 2 ऐसी चीज़ है ना, जिसको हम लोग को समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। बुकमार्क के लिए हालाँकि बार-बार सवाल बनते हैं कि भाई बुकमार्क करने का क्या शॉर्टकट की होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि बुकमार्क करने के लिए हम लोग क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है देखिए, क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क दोनों को हम लोग एक ही साथ समझते हैं तो बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और फिर हम लोग एक-एक करके दोनों चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बुकमार्क। देखिए बुकमार्क होता क्या है? बुकमार्क का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे देखिए हम लोग जब ट्रेडिशनली कभी पहले बुक पढ़ते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लेते हैं हम लोग बुक पढ़ते थे, उसमें कितने हैं 100 पेज हैं। तो 100 पेज अब मान लीजिए जैसे चलिए ये मेरा बुक है, तो अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे ना भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया कि बुक बंद कर दी। अगर ये मैं फिजिकल बुक की बात करता हूँ, तो हम पहले क्या करते थे, तो जहाँ पे जब हम लोग छोड़ के जाते थे, तो उसपे पेन से एक छोटा-सा मार्क लगा देते कि भई हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ऐसा करते थे, सारे लोग करते थे। तो वही हो गया बुक पे मार्क लगाना। मतलब हम वो मार्क क्यों करते थे? ताकि हमें पता चल पाए बाद में कि अच्छा यहाँ तक मैं पढ़ चुका था। मैं इंट्रोडक्शन जैसे मैं यहाँ पे मेकिंग तक पढ़ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा दूँगा कि भाई ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आएँगे तो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी पढ़ेंगे। लेकिन उसी को हम लोग यहाँ पे एमएस वर्ड में कैसे करते हैं, तो हम लोग उसी को बुकमार्क का नाम देते हैं और बुकमार्क में बेसिकली करते क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे मैं यहाँ तक इतना सब कुछ पढ़ लिया था। तो अब मुझे ना ये है कि अब मैं कल आके पढ़ूँगा तो मुझे याद रहना चाहिए कि भई मैं कहाँ पे था, कहाँ पे मैं पढ़ रहा था। बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें होती हैं, छोटे डॉक्यूमेंट्स में शायद आपको ये यूज़फुल ना लगे। तो हम वहाँ पे बुकमार्क लगा देते हैं। बुकमार्क से क्या होगा हमें पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो मान के चल लीजिए कि हम लोग इसको पढ़ रहे थे और मेकिंग वाला जो चलिए अब मान के चल लीजिए इसको मैं और थोड़ा आपके लिए ज़ूम कर रहा हूँ और इंट्रोडक्शन पढ़ते-पढ़ते ही मान लीजिए हम सिर्फ़ यहाँ तक ही पढ़े थे, ठीक है? एनवायरनमेंट तक हमने सिर्फ़ एक लाइन पढ़ा था और क्या आ गया था हमारा, तो हमारा कोई ब्रेक आ गया और हम लोग कहाँ चले गए, तो हम लोग ब्रेक के अंदर चले गए और 1 सेकंड हाँ, हम लोग ब्रेक के अंदर चले गए और सिंपली क्या हो गया कि हमें बाद में याद नहीं रहा, ठीक है? याद नहीं रहा कि हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो बुकमार्क को यूज़ करते हैं। अब देखिए बुकमार्क का फ़ायदा क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बुकमार्क लगाने का फ़ायदा ये है, मान लीजिए कि आप यहाँ तक पढ़ रहे थे, तो हम क्या करते हैं कि अब मुझे याद रहे कि मैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल कर्सर रखूँगा और हम लोग कहाँ जाएँगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएँगे, तो इंसर्ट टैब में ही आपको क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क दोनों मिलता है। तो बुकमार्क पे सिंपल आके ना हम इसको यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको A1 नाम दे देता हूँ कि भाई ठीक है, A1 नाम मैंने दिया था, आप कुछ भी चाहे यहाँ से लिख सकते हैं।
मैं इसको सिंपल यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो अब मैंने यहाँ पे सिंपल ऐड कर दिया और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट में हम इधर-उधर कहीं भी घूम के आ जाते हैं, ठीक है? तो अब देखिए कल जब मैं वापस लौटा तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुँचा था, मैं कहाँ पे पढ़ रहा था, ठीक है? तो अब ऐसे केसेस में हम क्या करें जब हमें याद ही नहीं है, तो यहाँ पे जो हमने बुकमार्क लगाया था, उसको हम लोग कैसे ढूँढेंगे? बुकमार्क हमें कैसे यहाँ पे हेल्प करेगा कि हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? तो देखिए, अभी आप इस चीज़ को गौर से देखिए, अभी कर्सर हमने कहीं पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है? कर्सर हमारा इधर घूम रहा है, तो हम सिंपल ना वापस कल को आएँगे और देखेंगे कि भाई बुकमार्क हमने जो किया था कहाँ है? तो बुकमार्क पे जैसे ही आएँगे, तो देखिए A1 नाम का जो बुकमार्क हमने सेव किया था, आई होप कि आपको दिख रहा है, हाँ। बुकमार्क आपको जो दिख रहा है, तो A1 हमने सेव किया था। तो यहाँ पे सिंपल हम इसको क्या कर लेंगे, गो टू का जैसे ही बटन क्लिक करेंगे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे, तो देखिए ऑटोमैटिकली ये कर्सर कहाँ पे ब्लिंक होने लगा, ये एनवायरनमेंट के बाद, क्योंकि हमने कहाँ पे सेट किया था कि ह हम एनवायरनमेंट तक पढ़ चुके हैं। तो ये फ़ायदा होता है बुकमार्क का, कि हमें पता चल जाता है कि हम लास्ट बार उस डॉक्यूमेंट को कहाँ तक विज़िट कर चुके हैं। ठीक है? तो बुकमार्क का कांसेप्ट समझ चुके हैं। अब है आपका एक चीज़ क्रॉस रेफरेंस, ठीक है? क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब हुआ? तो देखिए क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ पे हमें अगर उसको रेफर करना है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ अभी दूसरे पेज पे चलते हैं। ओके, जैसे देख लीजिए इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है? या फिर रहने देते हैं। मान के चलीजिए कि ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे आप देखेंगे ना कि एडमिट कार्ड फॉर टियर 2 एग्ज़ामिनेशन ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक हियर है, तो मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ही ये क्लिक हियर के आस-पास कोई भटके, तो उसको ऑटोमैटिकली ना जो लिंक हमने इस पीडीएफ के अंदर रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे एक लिंक भी है, तो उसको ऑटोमैटिकली क्या मिल जाए, ये लिंक पे वो डाइवर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस रेफरेंस सेट करते हैं। क्रॉस रेफरेंस रेफरेंस का मतलब ये होता है कि वो किसी रेफरेंस के माध्यम से वहाँ पे पहुँचा है। और यहाँ पे जैसे अगर हम क्लिक हियर के माध्यम से अगर वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो सिंपल क्लिक हियर को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट टैब में फिर से आएँगे और क्रॉस रेफरेंस को सेट करेंगे। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस को सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, तो देखिए ऑप्शन आता है नंबर्ड आइटम कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो हम कहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये 14th प्लेस पे हमने लिंक लगाया हुआ है, ठीक है? तो लिंक वाले पे हमको क्या करना है, सिंपल इंसर्ट कर देना है। तो अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट रिमूव हो गया तो इसको मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लिक हियर का बटन भी दिखे और इसके बाद वो चीज़ लिंक हो जाए। तो क्लिक हियर को मैं वैसे ही रहने दूँगा, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस सेट करके मैं जहाँ पे मुझे भेजना है यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बगल में ये 14 नंबर लिख के आ गया है। तो ये 14 है क्या? तो बेसिकली ये 14 को दिखा रहा है कि ये 14th नंबर पे जो कोई पेज है, जो कोई पैराग्राफ है या फिर जो भी हमारी हेडिंग है, वहाँ पे ये हमारा लिंक लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये क्लिक हियर के बगल में ये जो 14th है, जैसे ही मैं इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कह रहा है करंट डॉक्यूमेंट पे तो ये है और लिखा हुआ है कि कंट्रोल के साथ अगर हम कोई भी क्लिक करेंगे तो हम उस लिंक पे चले जाएंगे। चलिए कंट्रोल मैं प्रेस करता हूँ और उस पे क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है? तो मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया तो देखिए ये फिंगर का बटन आ गया यहाँ पे और जैसे ही मैं अब इस 14 पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए ये कहाँ पे आ गया ये कर्सर हमारा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड वाला जो हमारा एरिया है, दैट इज हमारा लिंक वाला एरिया। तो इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा यही होता है कि किसी एक चीज़ को अगर हम लोग यूज़ करके अगर आप चाहते हैं कि बार-बार अगर जैसे कई बार कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम बार-बार उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसका रेफरेंस दे देते हैं कि ठीक है आप वहाँ पे बार-बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है तो आप वहाँ पे ऑटोमैटिकली रीडायरेक्ट हो जाओ। तो बेसिकली क्रॉस रेफरेंस में यही होता है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को या फिर दूसरे हेडिंग को या फिर दूसरे पैराग्राफ को लिंक कर देते हैं कि आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को देख सकते हो। बार-बार हमें उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? तो क्रॉस रेफरेंस फीचर का ये फ़ायदा होता है। बुकमार्क का फ़ायदा हम पहले ही सीख चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें हालाँकि होती हैं, मैं आपको इस सेशन में ही अभी बता देता हूँ। हालाँकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आएगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जनरली अगर हम कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं, उसमें इसकी यूज़ केस थोड़ी ज़्यादा होती है, बट इन जनरल ऐसे यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये फीचर है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आपने 2 चीज़ सुना होगा, एक सुना होगा साइटेशन और एक सुना होगा बिब्लियोग्राफी। ये उन लोगों ने ज़रूर से सुना होगा जिन लोगों ने अपने रिसर्च वगैरह सबमिट किए होंगे, जिन लोगों ने अपने मास्टर्स वगैरह के दौरान रिसर्च वगैरह किया होगा, पीएचडी के दौरान रिसर्च किया होगा, तो बिब्लियोग्राफी ज़रूर आपने सुना होगा। अब ये क्या होता है तो देखिए, बेसिकली आपने देखा होगा कई बार हम जब बुक वगैरह लिखते हैं तो कुछ ऑथर वगैरह के नाम होता है, वहाँ पे लिखा होता है, उसकी बुक्स की नेम होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं
तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, आप देख सकते हो ये इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफी एंटर करने से पहले हम साइटेशन ऐड करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो नया सोर्स डालते हैं। अब सोर्स में मान के चल लीजिए कि ये कोई एक रिपोर्ट है और इसके ऑथर के नाम पे मैं लिख देता हूँ जो भी है यहाँ पे एबीसी कुमार, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एबीसी कुमार कोई ऑथर है इसका, और टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मान के चल लीजिए केवीएस जेएसए, ठीक है? केवीएस जेएसए सीपीटी, ठीक है? मैं इसका टाइटल दे देता हूँ। ईयर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2026। पब्लिशर की बात कर लेते हैं, तो मान के चल लीजिए कि पब्लिशर मैं लिख देता हूँ यहाँ से घर से स्टडी, ठीक है? अब सिटी मैं यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, मान लीजिए दिल्ली। तो अब मैंने यहाँ पे इसका साइटेशन क्या कर दिया, सेट कर दिया, ओके? अब देखिए, अब ये बैकग्राउंड में ये सेट हो गया है। अभी आपको ये कहीं दिख नहीं रहा है। अब हम यहाँ से बिब्लियोग्राफी जैसे ही ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अब मान के चल लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये टेबल ऑफ कंटेंट के बाद, ये इंट्रोडक्शन के ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे मुझे वो जो बिब्लियोग्राफी है वो दिखाई दे। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं पैटर्न सेलेक्ट कर लूँगा कि किस पैटर्न पे मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है ऑटोमैटिकली एक बिब्लियोग्राफी ऐड हो गया है, जिसपे यहाँ पे कुमार ए करके इस तरीके से आपको लिखा हुआ आ रहा है, 2026 सीपीटी, केवीएस जेएसए सीपीटी दिल्ली घर से स्टडी। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसको आप चाहें तो फिर बाद में जाके आप अपने तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये जनरली जो है अगर आप ऑथर्स वगैरह को देखेंगे, बुक वगैरह आप लिखते हैं, रिसर्च वगैरह आप लिखते हैं, रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से ये आपको काम आता है। अदरवाइज़ इन जनरल आपको काम नहीं आता है, लेकिन ये फीचर्स बड़ा काम का है, बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा फॉर्मल सेटअप में ये यूज़ होता है। और क्योंकि आप एक जेएसए की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल रिपोर्ट्स आपको बनाने पड़ सकते हैं। दैट इज़ व्हाई आपको साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में जानना चाहिए। ये सारे फीचर्स कहाँ होते हैं, तो रेफरेंस टैब में होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या रेफरेंस टैब में देखा। तो रेफरेंस टैब में हम लोगों ने देखा कि भाई एंड नोट, फुटनोट रेफरेंस टैब में होता है, इंसर्ट करना। अगर हमें पेज की हेडिंग देनी है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, उसको अपडेट करना है, तो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंस में होता है। क्रॉस रेफरेंस की बात कर लें या फिर हम लोग बात कर लें बुकमार्क की, सब कुछ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन में हमने देखा कि भाई जो डिज़ाइन टैब होता है, इसके अंदर हम लोग क्या होता है, तो पेज की कलर्स को दे सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे पेज के कलर को सेट कर सकता हूँ, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। वाटरमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ होता है, तो ये हमारे डिज़ाइन टैब में होता है। पेज के बॉर्डर्स वगैरह हम लोग पहले ही सेट करना सीख चुके हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो आज हमने देखे हैं इस 4th क्लास के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि सारी फीचर्स आपको समझ में आई होगी। और मैं आपको एक बार से आज रिकैप कर देता हूँ कि आज हमने क्या देखा कि हम लोग बेसिकली इस एक पेज के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट का पेज होता है, उसमें हेडर एंड फुटर कैसे लगाते हैं, उसके पेज नंबर को कैसे सेट करते हैं, टाइम वगैरह भी इनफैक्ट हमने देखा। ओके, कॉलम ये एक चीज़ थी जो बच गया है, कॉलम मैं करा देता हूँ। कॉलम पे हम लोग आते हैं कि कॉलम क्या है, और पेज ब्रेक के बारे में हमने जाना, वाटरमार्क के बारे में जाना, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में जाना, फुटर और फुटनोट और एंडनोट के बारे में समझा। बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस भी हमने समझ लिया। कॉलम आपका बेसिकली जो है रह गया, तो चलिए हम लोग एक बार कॉलम की बात कर लेते हैं। तो कॉलम में क्या होता है बेसिकली कि देखिए, कॉलम आप लोग जानते हैं कि इस तरीके का ये पेज होता है, तो इस तरीके का जो ये हमारा लाइन होता है, इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, और इधर वाला जो होता है, ये एक तरीके का जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो कॉलम्स में क्या होता है कि अभी जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करोगे ना, तो वो उसमें सिर्फ़ एक कॉलम होता है। मतलब अगर आप कुछ लिखोगे, तो वो कंप्लीट एक-एक लाइन में, एक पेज तक, इधर तक, यहाँ तक लिखेगा और फिर वो दूसरे लाइन में आ जाएगा। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, तो आपको बेहतर शायद समझ में आ पाएगा। तो हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और देखिए कॉलम का क्या रोल होता है। जैसे अगर आप देखोगे, तो मान लीजिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है, राइट? ये डॉक्यूमेंट है, तो अभी के लिए अगर मैं इस इन चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से, तो देखिए अभी आप देखेंगे ना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉलम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, सिर्फ़ एक ही कॉलम है, या मतलब एक लाइन के अंदर आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, ठीक है? जो भी चीज़ें मैंने लिखी है सिर्फ़ एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है। तो हम अगर चाहते हैं, कई बार आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा या फिर अगर आप देखते होगे, आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होगे, तो एक ही पेज के अंदर आप देखते हो कि भाई उस पेज को ना हमने 50-50 पे डिवाइड करा हुआ है। इधर कुछ क्वेश्चन्स लिखे हुए हैं, इधर कुछ क्वेश्चन्स लिखे हुए हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलम स्प्लिट करते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि भाई इतनी ही कंटेंट को मैं ना यहाँ पे 2 कॉलम में स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इंसर्ट पे आऊँगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या होगा? तो यहाँ पे आके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक बार से मैं देख लेता हूँ बेसिकली कि ये फीचर्स देखिए, कुछ-कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं ना जो किसी दूसरे जो आपका
एमएस का यहाँ पे आपका जो वर्ज़न होता है उसमें कहीं और होगा और आप वाले में कहीं और होगा, तो उसमें बहुत घबराने वाली चीज़ है नहीं क्योंकि पुराने वाले जो फीचर्स थे ना पुराने वाले जो बेसिकली आपके ऑफ़िस थे उसमें जो लेआउट और डिज़ाइन का टैब था वो एक ही हुआ करता था। अब जो है क्या हो गया है कि अलग-अलग हो गया है, तो वो वाली चीज़ रहती है, तो इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ तो ये आ गया, तो हम लोग सिंपल लेआउट वाले टैब पे जब आते हैं, तो देखिए यहाँ पे जहाँ से आपको मार्जिन्स, ओरिएंटेशन सेट करने का मौका मिलता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है कॉलम। कॉलम पे जब हम जाएँगे तो देखिए ये 1 पे ऑटोमैटिकली सेट है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं अब यहाँ पे इसको चाहूँगा कि भाई ये 2 कॉलम पे सेट हो जाए, तो देखिए यहाँ पे कुछ बदलाव होता है कि नहीं होता है, चलिए इतने जैसे ये कंटेंट है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि भाई ये 2 कॉलम में चला जाए। चलिए इसको बदल के देखते हैं क्या कुछ होता है, तो चेंजेज़ अभी नहीं हो रहा है, शायद हमने ज़्यादा कंटेंट को सेलेक्ट कर रखा है आई थिंक इस वजह से। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, ठीक है। तो देखिए, ये पेज पे बेसिकली वो कंटेंट आना भी चाहिए इसके लिए वो सारी चीज़ें हो नहीं रही थी और चलो अगर आपको ये डाउट है कि भई हमें पूरा सेलेक्ट एक बार करके दिखाइए, तो देखिए मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा तो ऑटोमैटिकली हो जाएगा क्योंकि नीचे का स्पेस हम यूज़ कर पाएँगे। तो पूरे को मैं चाहता हूँ ना कि ये सिर्फ़ 2 पार्ट में मतलब एक पेज को हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग जो है पूरा कंटेंट दिखाना चाहते हैं। सिंपल यहाँ के हम लोग क्या करेंगे कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा-सा शायद आई थिंक लिंक वगैरह हमने लगा रखा है इसके अंदर। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ अभी के लिए। नीचे वाले पोर्शंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखिए, जैसे ही मैंने नीचे वाले पोर्शन्स रिमूव किए तो अब क्योंकि उसके पास स्पेस प्रॉपर आ गया तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया एडजस्ट हो गया। तो कॉलम का बेसिकली यही काम होता है। जैसे आप अगर आप देखोगे तो अब देखिए, ये ऑलरेडी पेजेज़ पूरे भरे हुए हैं। तो अगर मैं इसमें अगर इसको मैं 4 भाग में स्प्लिट कर दूँगा ना तो सीधी-सी बात है कि ये स्पेस कम पड़ जाएगा। तो ये क्या करेगा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। देख सकते हो ये नहीं हो रहा है। इसी वजह से वो 2 पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं हो रहा था। लेकिन मैं अगर कंटेंट थोड़ा कम कर दूँ इसमें से मान लीजिए कि मैं थोड़ा कंटेंट यहाँ से ऐसे इतना मैं कंटेंट उड़ा देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए थोड़ा और मैं यहाँ से कंटेंट कम कर देता हूँ, तो अब क्या हो गया अब इसमें स्पेस अच्छे खासे बन गए हैं। तो अगर अब मैं इसको कहूँगा कि भाई इसको मुझे क्या करना है 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो अब ये इस काम को बड़े ही आसानी के साथ कर देगा क्योंकि अब इसके पास स्पेस आ गया है। अभी भी शायद ये स्पेस की कमी है इस वजह से नहीं हो रहा है। तो बेसिकली टोटल डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना लंबा-चौड़ा है, तो वो 3 पार्ट्स में वो डिवाइड करने के बाद उसमें एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी भी ये नहीं हो रहा है। आई थिंक अभी भी इसके पास कंटेंट की थोड़ी वो है, शॉर्टेज है, तो मैं इसको और कम कर देता हूँ। और देखिए, ये हम लोग ना पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे कितने पोर्शन्स में बनाने हैं, तो ऑटोमैटिकली ये वो जो ओरिएंटेशन होता है, उस हिसाब से चीज़ों को सेट कर देता है। जैसे अभी देखेंगे, हम इसको 3 कर रहे हैं बट स्टिल आई थिंक ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा-सा एक बार से पीछे कर देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये जो फीचर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कभी-कभी ये चीज़ें थोड़ी बहुत वर्क नहीं भी करती है और वो स्पेसिंग वगैरह का थोड़ा-सा ये इश्यू हो जाता है। मैं आपको दूसरे जो एक फ्रेश हमारे पास डॉक्यूमेंट था, इस पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान के चल लीजिए कि हमारे पास ये एक चीज़ है, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, तो इसको मैं चलिए, इसको अभी हम लोग नहीं छेड़ते हैं, नीचे आते हैं। मान के चलीजिए कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ना कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक लाइन में ना लिख के, ये 50-50 आधे-आधे लाइन में मतलब पोर्शन में लिखा रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आके इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो देखिए, आधी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ गई, आधी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ गई। तो इसी तरीके से चीज़ें जो होती है ना, यहाँ पे चेंज हो जाती है। अगर हाँ, बीच में हेडिंग वगैरह आ जाएगा, तो वो वर्क नहीं करेगा। इसी वजह से शायद पहले भी वर्क नहीं कर रहा था। अगर मैं चाहूँ कि भाई इसको मैं 3 पार्ट्स में लिखना चाहूँ, तो देखिए, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आएँगे कॉलम में डिवाइड करके इसको 3 कर देंगे, तो देखिए अब ये क्या हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब हम जैसे देखिए कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे ना, तो एक फ़र्क मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए ये एक यहाँ पे कॉलम में था, तो मैं यहाँ पे देखो कुछ भी चीज़ ऐसे लिखूँगा ना, तो ये पूरा कंप्लीटली उस लाइन को टच करके और फिर ये नीचे के टैब पे आ रहा है, ठीक है? लेकिन अब देखोगे अगर जैसे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसकी लाइन जो होगी ना, ये यहीं पे क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए, ये जो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये इतनी लंबी लाइन नहीं जा रही है, इसकी लाइन यहाँ से यहाँ तक में ही क्लोज़ हो जा रही है, क्यों? क्योंकि हमने कॉलम्स का नंबर्स बढ़ा दिया है। तो बेसिकली कॉलम के नंबर का बस यही फ़ायदा होता है कि हमारा जिस तरीके का नेचर ऑफ वर्क होता है, उस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, पेज वगैरह को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम वगैरह सेट करते हैं, हालाँकि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है 1 पे सेट होता है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से जो है बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन में सारे टेक्स्ट वगैरह दिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉलम का भी कांसेप्ट आपने समझ लिया होगा और डिफ़ॉल्ट की बात कर लेते हैं तो आपका सिर्फ़ एक ही कॉलम होता है। यहाँ पे एक कॉलम पे आपका सेट होता है, बाकी आप 2, 3 या फिर आप चाहो तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। आप कितने भी यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे 2, 4, 10, 20 जितने आपको डालने हैं उतने आप आराम से इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कांसेप्ट को समझ गए होंगे और
जो भी सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने समझी है सारे फीचर्स को आप बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी आपको रिवीज़न के लिए पीडीएफ वगैरह तो ख़ैर प्रोवाइड कराया ही जा रहा है, तो आप उससे भी रिवीज़न कर सकते हैं। और आज की क्लास में हमने जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे रिलेटेड टू यहाँ पे एमएस वर्ड की हम लोग स्पेशली पेज की बात कर लेते हैं, तो वो हमने कर लिया। चाहे रेफरेंस टैब में जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स थे लाइक एंड नोट, फुटनोट, आपके बुकमार्क हो गए या फिर वाटरमार्क हो गए, जो डिज़ाइन टैब में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने क्रॉस रेफरेंस को पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, जो 5th क्लास बेसिकली होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, तो टेबल्स को इंसर्ट करना सीखेंगे कि आप देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का टेबल वगैरह जो है अपने एमएस ऑफिस के अंदर बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या-क्या तरीके हैं। तो ये हमारा 5th क्लास होगा जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे और इसी तरीके से फिर जो हमारा आखिरी क्लास होगा जिसमें हम लोग जो हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट एक फीचर होता है मेल मर्ज का, उसको हम लोग सीखेंगे और हमारा एमएस वर्ड जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद आपके 2 क्लासेस और लगेंगे और एमएस वर्ड को हम पूरी तरीके से थ्योरेटिकली एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकली सीख चुके होंगे। ठीक है? तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे ओवर करेंगे। मिलेंगे एक और अगली क्लास के अंदर जो कि हमारा टेबल एंड ऑब्जेक्ट्स का होगा। जिसमें बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे तो इंसर्ट का टैब जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आज की क्लास में हमने रेफरेंस टैब को ज़्यादा पढ़ा और लेआउट टैब को पढ़ा, साथ में थोड़ा बहुत डिज़ाइन टैब को पढ़ा। उसी प्रकार से इसमें हम लोग इंसर्ट टैब को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसके फीचर्स भी आप यहाँ पे यूज़ करते-करते सीख जाएँगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ गई होगी और अगर नहीं भी आई है, तो आप हमें फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि हमें क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, तो भी आप हमें बता सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको दी ही गई है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए इस सेशन को हम करते हैं यहीं पे ओवर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।